हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस जो कि रिलेट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट डिसाइडेड केस लॉस डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो ये जो केस लॉ है रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 से, जो कि डील करते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से। तो थोड़ा सा मैं आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता क्या है। तो किसी भी ऑपरेशन जो है वो कंपनीज एक्ट में या फिर किसी भी एक्ट में डिफ़ाइन नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए उसकी हमेशा जनरल मीनिंग ही ली जाती है, क्योंकि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की कोई डेफिनेशन लॉ में गिवन नहीं है, इसलिए उसके हम क्या लेते हैं, जनरल मीनिंग लेते हैं। तो जनरल मीनिंग मतलब ऑपरेशन मतलब होता क्या है, एक्ट ऑफ मेजॉरिटी विच इज़ बर्डनसम ऑन माइनॉरिटी। तो कोई ऐसा एक्ट जो कि मेजॉरिटी ने किया है और वो बर्डनसम है किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, उसी को ऑपरेशन कहा गया है। या फिर डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग, मतलब कि जो मेजॉरिटी है वो फेयर डीलिंग्स नहीं करते, मतलब कंपनी में जो फेयर काम नहीं करते या फेयर तरीके को यूज़ नहीं करते, उसको ऑपरेशन कहा गया है। तीसरा, मेजॉरिटी टू डिफीट माइनॉरिटी, अगर मेजॉरिटी डिफीट करना चाहती है किसको, माइनॉरिटी को। इसके लिए एक डिसाइडेड केस लॉ था एल्डर वर्सेस वॉटसन का। तो पहला केस लॉ हमारा हो गया एल्डर वर्सेस वॉटसन, व्हेन मेजॉरिटी ट्राई टू डिफीट माइनॉरिटी इट विल ट्रीट एज एन ऑपरेशन। एंड लास्ट पॉइंट है, ऑपरेशन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वन पार्टी इज़ स्ट्रॉन्गर देन अदर पार्टी। अगर एक पार्टी स्ट्रॉन्गर है किससे, अदर पार्टी से, तभी ऑपरेशन हो सकता है, अदरवाइज ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों ही पार्टी इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो ऑपरेशन कब कब होगा, जब माइनॉरिटी पे अनड्यू बर्डन होगा, या फिर कंपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही होगी, मतलब मेजॉरिटी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, या फिर मेंबर्स को बिना किसी रीज़न के निकाला जा रहा होगा कंपनी से, या फिर कंपनी जो है वो रिस्की बिजनेस डिसीजन ले रही है विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी, तो इसको ऑपरेशन कहा जाएगा। और इसके अपोजिट मतलब मिसमैनेजमेंट में भी लॉ में कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है मिसमैनेजमेंट की भी, इसकी भी जनरल मीनिंग से ही हम डिफ़ाइन करते हैं। तो मिसमैनेजमेंट मतलब क्या होता है, वैसे नॉर्मली तो ये नॉट डिफाइंड है लॉ में। तो जब भी कंपनी के अफेयर्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, उसी को मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। और मिसमैनेजमेंट के लिए एक हम वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली, वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस। जब भी ग्रॉस नेग्लिजेंस जैसी कोई बात आती है तो उसी को मिसमैनेजमेंट बोला जाता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं डिसाइडेड केस लॉस। सबसे पहला केस लॉ है हमारा शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड। इसमें देखते हैं क्या था, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड में हुआ क्या था। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नॉट डिफाइंड, मतलब जनरली लॉ में डिफाइंड नहीं है, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। एंड लेफ्ट टू द कोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ ईच केसेस। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट लॉ में डिफाइन नहीं है, इसलिए कोर्ट डिसाइड करता है कि ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है। और वो डिसाइड कैसे करता है, डिसाइडेड केस लॉस के बेसिस पे। जो भी डिसीजन आता है उस केस लॉ के बेसिस पे, उसके जो भी फैक्ट्स होते हैं केस के, उस बेसिस पे कोर्ट के ऊपर पावर होती है डिसाइड करने के लिए कि ये ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है। देयर मस्ट बी कंटिन्यूस एक्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर कंटिन्यूस अप टू द डेट ऑफ पेटिशन। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कंटिन्यूस एक्ट, तो मतलब यहाँ पर पहला जो रीज़न आ रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए, कंटिन्यूस एक्ट्स। तो देयर मस्ट बी कंटिन्यूस एक्ट्स, मतलब कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए, मतलब लगातार सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए जो कि बर्डनसम हो किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। और वो जो कंटिन्यूस एक्ट्स हो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने किया हो, कब तक किया हो, कंटिन्यू अप टू द डेट ऑफ पेटिशन, जिस दिन तक पेटिशन लगाई गई है माइनॉरिटी द्वारा, जिस दिन माइनॉरिटी ने पेटिशन लगाई है उस दिन तक वो एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए, तो वो ऑपरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है द कंडक्ट मस्ट बी बर्डनसम हार्श एंड रॉन्गफुल। तो जो कंडक्ट मतलब वो एक्ट था जो मेजॉरिटी ने एक्ट किया था, वो मस्ट बी बर्डनसम होना चाहिए, हार्श होना चाहिए और रॉन्गफुल होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तो वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा, मतलब जो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि डिफाइंड तो है नहीं लॉ में। मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन अनलेस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ प्रोबिटी और फेयर डीलिंग। अगर सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब ये नॉर्मली कि उनकी बातचीत नहीं हो रही या फिर उनके आपस में तनाव है, तो इससे ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट नहीं होता, ये ऑपरेशन को जन्म नहीं देता। मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नहीं कहलाएगा अनलेस, जब तक कि
कब तक? जब तक कि उसमें एलिमेंट ना हो लैक ऑफ प्रोबिटी और फेयर डीलिंग का। मतलब वही जो कंपनी मतलब या तो फेयर डीलिंग नहीं कर रही है, फेयर तरीकों को यूज़ नहीं कर रही है और उनके एक्ट्स बर्डनसम है, हार्श है या फिर रॉन्गफुल है माइनॉरिटी के ऊपर, तब तक तभी वो ऑपरेशन माना जाएगा। अदरवाइज़ वो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। सिर्फ अगर मेयर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में तो वो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। तो पहले केस लॉ शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स में हमने ये समझा कि कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए। कंटिन्यूस एक्ट कब तक? अप टू द डेट ऑफ पेटिशन तक। आइए देखते हैं सेकेंड केस लॉ, राजामुद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस ए नागेश्वर राव। तो इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, वाइस चेयरमैन ग्रॉसली मिसमैनेजमेंट द फंड्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर पर्सनल यूज़। जो वाइस चेयरमैन था कंपनी का, वो फंड्स को क्या कर रहा था? फंड्स को मिसमैनेज कर रहा था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी था। ऑल्दो लार्ज सम वर ड्यू टू द गवर्नमेंट, और वो जो फंड्स हैं कंपनी के फंड्स हैं उसको वाइस चेयरमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा था और कंपनी की ऑलरेडी बहुत सारी आउटस्टैंडिंग ड्यू थी किसको? गवर्नमेंट को। मतलब कंपनी को ऑलरेडी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा देना था, उसके बावजूद जो वाइस चेयरमैन था वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ़ंड्स को यूज़ कर रहा था। मशीनरी वॉज इन स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, जो मशीनरी थी वो भी मतलब स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, मतलब मशीन की कंडीशन सही नहीं थी, उसको भी रिपेयर करवाना था, लेकिन फिर भी वो इसमें पैसा ना लगाकर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा विड्रॉ कर रहा था। इट वाज अ क्लियर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर भी ग्रॉस नेग्लिजेंस जैसी बात है, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी का पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, तो ये भी मिसमैनेजमेंट का केस है। द कोर्ट अपॉइंटेड टू एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 6 मंथ्स। जब कोर्ट को ये बात पता चली, कोर्ट के पास ये केस गया, तो कोर्ट ने 2 एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीने के लिए उस कंपनी में अपॉइंट कर दिए गए ताकि वो कंपनी के फंड्स को देख सकें, उसको एडमिनिस्टर कर सकें। और ये केस हमारा मिसमैनेजमेंट का था। तो इस केस से हमें ये पता चलता है अगर वाइस चेयरमैन या फिर मतलब कंपनी का कोई भी ऑफिशियल जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ पावर है वो ऐसे फंड्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती है तो वो मिसमैनेजमेंट का केस माना जाएगा। नेक्स्ट केस लॉ है हमारा बेसिस ऑफ सिंगल एक्ट ट्रीटमेंट। अभी हमने कंटिन्यूस एक्ट के बारे में पढ़ा, जो हमने शांति प्रसाद जैन वाला केस पढ़ा था उसमें हमने कंटिन्यूस एक्ट के बारे में पढ़ा था कि जब कंटिन्यूस एक्ट होगा तो ऑपरेशन माना जाएगा। अब बेसिस ऑफ सिंगल एक्ट, क्या सिंगल एक्ट भी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के दायरे में आता है? जानते हैं इस केस लॉ से। केस लॉ है महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस डबहोल पावर कंपनी। केस का नाम क्या है? महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस डबहोल पावर कंपनी। A single act of operation would not ordinarily give rise to cause of action। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था शांति प्रसाद केस में, उसमें यह था कि कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए, लेकिन सिंगल एक्ट भी क्या ऑपरेशन के दायरे में आता है? इस केस में हमें ये जानना है। तो लिखा हुआ है सिंगल एक्ट ऑफ ऑपरेशन वुड नॉट ऑर्डिनरली गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन। वैसे नॉर्मली तो सिंगल एक्ट अगर आपने किया है तो ऑपरेशन के दायरे में नहीं आता। इफ़ द इफेक्ट ऑफ द सिंगल एक्ट आर बर्डनसम रॉन्गफुल ऑपरेसिव एंड ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। अगर जो आपने सिंगल एक्ट हुआ है, मतलब जो सिंगल एक्ट हुआ है उसका इफेक्ट रॉन्गफुल है, ऑपरेसिव है और कंटिन्यूइंग इन नेचर है, वहाँ पर एक्ट कंटिन्यू था, यहाँ पर कंटिन्यूइंग नेचर है, मतलब जो उसका इफेक्ट होगा। वहाँ पर एक्ट की बात थी शांति प्रसाद केस में, यहाँ पर इफ़ेक्ट की बात है। मतलब कोई एक ऐसा काम हुआ है जिससे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट पड़ेगा, तो उनके राइट्स ब्रीच होंगे लॉन्ग टर्म तक, तो उसको ऑपरेशन माना जाएगा। मेंबर कंसेंट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट एंड प्रिविलेज फॉर ऑल टाइम टू कम इन फ्यूचर। जैसे मैंने कि अभी बताया, तो अगर वो अपने राइट से डिप्राइव होते हैं या फिर प्रिविलेज जो उनको मिल रहे थे या मिलने चाहिए थे उससे वो डिप्राइव होते हैं, कब तक के लिए? फॉर ऑल टाइम टू कम इन फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाले सभी टाइम के लिए, तो ये केस माना जाएगा ऑपरेशन का। द पेटिशन कैन बी फाइल्ड फॉर इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल एक्ट। तो इस सिंगल एक्ट में भी आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पेटिशन फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 चीज़ समझी कि या तो कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए शांति प्रसाद केस में, या फिर सिंगल एक्ट भी ऑपरेशन के दायरे में आ सकता है अगर उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म हुआ। मतलब लॉन्ग टर्म समझ गए ना, लॉन्ग टर्म जैसे कि उसका इफेक्ट बर्डनसम हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर जो मेंबर्स हैं वो अपने राइट या फिर प्रिविलेजेस से डिप्राइव करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फ्यूचर में आने वाले सभी दिनों के लिए, तो उसको ऑपरेशन के दायरे में मान लिया जाएगा। ये हमने सीखा महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस डबहोल पावर कंपनी केस में। अब 4th केस है हमारा नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑपरेशन है या नहीं है? तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए एक केस हुआ, 2 केस हुए एक्चुअल में, मिस्टर वासुदेव पी हांजी एंड अदर्स वर्सेस अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, पहला केस है। सेकंड केस था जलाधर चक्रवर्ती एंड अदर्स वर्सेस पावर्स टूल्स एंड अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड।
नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट एन ऑपरेसिव एक्ट। तो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट एन ऑपरेसिव एक्ट, मतलब अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो वो ऑपरेसिव एक्ट नहीं माना जाएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो बेसिकली कंपनी की ही मर्जी है वो डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे। हाँ, अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब आफ्टर डिक्लेरेशन कंपनी हैज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेशन। बट इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड द डिविडेंड येट, so it will not treated as operation because it is a appropriation of profit. Okay, so I hope you understood कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड भी ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ऑल्दो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो वो ऑपरेशन माना जाएगा, अदरवाइज़ वो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ये हमने 2 केसेस लॉस की मदद से समझा है। नेक्स्ट केस है हमारा इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब कंपनी, इस केस में क्या हुआ कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। किस लिए इंक्रीज़ किया? ताकि जो कंट्रोल है वो प्रॉपर कंट्रोल किसके पास आ जाए? कुछ शेयर होल्डर्स के पास, मतलब जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके पास पूरा कंट्रोल आ जाए और वो माइनॉरिटी को डिफीट कर पाएँ। तो इस केस में क्या हुआ कि इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ गेनिंग कंट्रोल इज़ ट्रीटेड एज ऑपरेशन। और ये किस केस में हुआ? डेल एंड कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आर.के. प्रथापन एंड अदर्स। डेल एंड कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पी.के. प्रथापन एंड अदर्स। तो इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉर द सोल पर्पस ऑफ गेटिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी will be treated as operation. Majority is reduced to minority. Majority is reduced to minority. The directors holds fiduciary positions. तो इस केस में यही डिसाइड हुआ कि अगर कंपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करती है किस पर्पज़ से? सिर्फ कंट्रोल गेन करने के, तो वो ऑपरेशन माना जाएगा। एंड इन सच केसेस ऑपरेशन वुड नॉट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय आउट द ऑपरेस्ट। तो ये क्लियर केस ऑपरेशन का माना जाएगा। अब 6th केस लॉ है हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है या रिकॉर्ड्स को अवेलेबल नहीं करवा रही है तो ये डिसाइड हुआ किस केस में? चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल प्राइवेट लिमिटेड। चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल प्राइवेट लिमिटेड। द नॉन मेंटेनिंग ऑफ द असेट्स रजिस्टर और रिकॉर्ड्स नॉट एन ऑपरेशन बट येस इट कैन बी टर्म्ड एज मिसमैनेजमेंट। अगर कंपनी रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रही है तो ये ऑपरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे किसी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है, ना ही उनके राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। तो इसलिए इस केस को ऑपरेशन मानना गलत है। लेकिन हाँ, ये केस मिसमैनेजमेंट का हो सकता है, क्योंकि कंपनी नेग्लिजेंट है किस बेसिस पे? रिकॉर्ड्स को मेंटेन ना करने के लिए। तो कंपनी अगर एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है तो ये केस किसका केस माना जाएगा? मिसमैनेजमेंट का, ना कि ऑपरेशन का। दोस्तों, जब आप केस लॉ पढ़ते हो या फिर जब भी रिवाइज करते हो आप, तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना कि इससे शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट ब्रीच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो ऑपरेशन का केस होगा। और अदरवाइज़ उनका अगर राइट ब्रीच नहीं हो रहे हैं तो वो ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। नॉन होल्डिंग ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अब आप ये केस पढ़ के खुद ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये मतलब ऑपरेशन है या नहीं है। नॉन होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, आइए देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट द नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग विल नॉट ट्रीटेड एज ऑपरेशन, क्योंकि इसमें भी किसी शेयर होल्डर्स के राइट तो ब्रीच हो नहीं रहे, ना ही कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिप्राइव किया जा रहा है, ना ही उनको ऊपर कोई एक्ट बर्डनसम है, तो ये ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। एज द राइट ऑफ पेटिशनर एज अ डायरेक्टर माइट हैव बीन अफेक्टेड बट हिज राइट एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड। वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसके राइट जो है माइनॉरिटी एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो उसके राइट एज अ डायरेक्टर अफेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो उसके राइट ब्रीच हो रहे हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर हो रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन कब माना जाता है? जब कोई एक्ट बर्डनसम होता है किसके ऊपर? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। तो इस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर तो कोई एक्ट बर्डनसम है नहीं, इसलिए ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। तो ये 2 चीज़ें डिसाइड हुई थी चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल प्राइवेट लिमिटेड केस में। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट। ये भी डिसाइड हुआ था चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल वाले केस में। फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट, मिसकंडक्ट बट नॉट एन ऑपरेशन। ऑपरेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन ये मिसकंडक्ट यानी कि मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि जो कंपनी है उसने अनऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल की है, तो ये केस है मिसमैनेजमेंट का, ना कि ऑपरेशन का। अब क्या माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट भी ऑपरेशन माने जाते हैं? आइए देखते हैं।
minor acts of mismanagement, not an operation. As far as possible, shareholders should try to resolve their differences by mutual रीएडजस्टमेंट। तो जो छोटे मोटे एक्ट है मिसमैनेजमेंट को, उसको आप ऑपरेशन नहीं बोल सकते, ना ही मिसमैनेजमेंट, क्योंकि जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उसको शेयर होल्डर्स आपस में बातचीत करके भी निपटा सकते हैं। अगर हर छोटे मोटे केसेस के लिए कोर्ट में केस जाने लग गया तो ऐसे कोर्ट के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाएगा और सिर्फ पेटी केसेस के लिए कोर्ट को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट विल नॉट ट्रीटेड एज एन ऑपरेशन। सो कोर्ट विल नॉट अलाउ दीज स्पेशल रेमेडीज़ टू बिकम अ वेक्सेशियस सोर्स ऑफ लिटिगेशन। वही कि मतलब कोर्ट अलाउ नहीं करेगा इन केसेस को, क्योंकि ये वेक्सेशियस सोर्सेस ऑफ लिटिगेशन है, सिर्फ मतलब फालतू के केसेस हैं, ताकि कोर्ट का भी समय बर्बाद हो सके और कंपनी में भी रिफ्ट हो बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सो अब ये डिसाइड भी हुआ था एक केस में जिस केस का नाम था ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। द petitioner alleged that the board of director were guilty of certain acts detrimental to the shareholder minority। तो इस केस में एलिगेशंस क्या क्या लगे थे वो देखते हैं। इनकम ऑफ द कंपनी डेलिबरेटली शो लेस बाय द एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। जो कंपनी की इनकम थी वो जानबूझ के मतलब कम दिखाई गई थी। कैसे कम दिखाया था? उन्होंने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा दिखाया था और इनकम को कम दिखाया था, ताकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा लगें और इनकम कम हो जाए। दैट पैसेंजर, सेकेंड एलिगेशन क्या था? दैट पैसेंजर्स ट्रैवलिंग विदाउट टिकट ऑन द कंपनीज बसेस वर नॉट चेक्ड। जो कंपनी की बसेस थी, मतलब इंडियन मोटर कंपनी है ना, तो इसमें कंपनी की जो बसेस थी उसमें जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे वो विदाउट टिकट ट्रैवलिंग कर रहे थे, लेकिन उसको चेक प्रॉपरली नहीं किया जा रहा था। ये एलिगेशन थी। थर्ड एलिगेशन थी द पेट्रोल कंजम्पशन वाज नॉट प्रॉपरली चेक्ड। जो पेट्रोल की कंजम्पशन थी वो भी प्रॉपरली चेक नहीं की जा रही थी। फोर्थ एलिगेशन थी द सेकंड हैंड बसेस ऑफ द कंपनी हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ एट लो प्राइस। फिफ्थ एलिगेशन थी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट टू लो फिगर। So it was held that even if each of the allegation were proved to the satisfaction of the court, that would have been no operation। हालांकि ये सारी जो एलिगेशन थी वो प्रूफ भी हुई कोर्ट में कि ये सारी जो एलिगेशन है वो सही है, लेकिन ये फिर भी ऑपरेशन नहीं कहला जाएगा। ऑपरेशन क्यों नहीं कहला जाएगा? क्योंकि ये माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट है। अगर छोटे मोटे एक्ट्स हैं, इन केसेस के लिए अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा इन छोटे मोटे केसेस में, और वो जो अपना टाइम है वो मतलब जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पे डिवोट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, ये सब बहुत छोटे छोटे माइनर एक्ट्स हैं कि पेट्रोल कंजम्पशन चेक नहीं हो रहा और जो पैसेंजर वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे छोटे माइनर एक्ट्स हैं मिसमैनेजमेंट के। तो इसको इसलिए कोर्ट ने ऑल्दो एग्री किया कि हाँ ये माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट है, बट लेकिन ये ऑपरेशन नहीं है। तो ये डिसाइड हुआ था किस केस लॉ में? ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी में। नेक्स्ट केस है हमारा रिगार्डिंग बेलाडर सिल्क लिमिटेड। इस केस में क्या डिसाइड हुआ था आइए देखते हैं। अ मेंबर कैन कंप्लेन ऑफ ऑपरेशन ओनली इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर एंड नॉट एज अ डायरेक्टर और क्रेडिटर। तो ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे केस लॉज जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। तो कोई भी मेंबर है जो कंपनी का, वो कंप्लेन कर सकता है किस कैपेसिटी में? एज अ मेंबर, बट नॉट एज अ डायरेक्टर और क्रेडिटर। तो किसी को भी अगर कंप्लेन करनी है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की तो उसका मेंबर होना ज़रूरी है। भले सिर्फ मेंबर ही कर सकता है, डायरेक्टर और क्रेडिटर की कैपेसिटी में वो केस नहीं कर सकता, मतलब सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट केस लो है KS मोतीलाल वर्सेस KS कसिमिरास क्रैनिकॉस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में क्या डिसाइड हुआ था? लीगल हेयर्स टू बी रजिस्टर्ड ऑन प्रोबेट और विल आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अप्लाई। किसी मेंबर के जो लीगल हेयर्स हैं या फिर रजिस्टर्ड है किसमें? प्रोबेट और विल आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अप्लाई, मतलब लीगल हेयर्स जो भी है मेंबर्स के वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट केस लॉ है हमारा राजकुमार देवराज एंड अनदर वर्सेस जय महल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। राजकुमार देवराज एंड अनदर वर्सेस जय महल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। अ शेयर होल्डर डाइज एंड हिज हायर्स अप्लाई फॉर ट्रांसमिशन। एक शेयर होल्डर की मृत्यु हो गई और उसके जो लीगल हेयर्स थे उन्होंने अप्लाई किया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के लिए उसके लीगल हेयर्स ने अप्लाई किया कंपनी में। देयर एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट वॉज पेंडिंग बिफोर द सिविल कोर्ट। उनकी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन थी वो पेंडिंग थी किसके पास? सिविल कोर्ट। सक्सेशन सर्टिफिकेट दोस्तों वो सर्टिफिकेट होता है कि जब कोई मेंबर मर जाता है तो उसकी जो लीगल हेयर्स होते हैं, मतलब जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्ट उनको प्रोवाइड करवाता है कि जो ये शेयर्स थे
जो डिकीज्ड मेंबर था उसके शेयर्स तुम्हारे नाम पे अब ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो मतलब वो सक्सेशन सर्टिफिकेट देता है। तो लेकिन अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी सिविल कोर्ट के पास। द लीगल हेयर्स एलेज्ड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय रिस्पोंडेंट। जो लीगल हेयर्स थे उन्होंने एलिगेशन लगाया इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय रिस्पोंडेंट, मतलब रिस्पोंडेंट के द्वारा जो उसके शेयर्स थे वो लीगल हेयर्स ने एलेज किया कि इलीगल अलॉटमेंट हुआ है। तो इट हैज़ हेल्ड दैट द लीगल हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन एलेजिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो लीगल हेयर्स को पूरा राइट है कि वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की पिटीशन लगा सकते हैं कोर्ट के सामने। तो ये डिसाइड हुआ था किस केस में, राजकुमार देवराज एंड अनदर वर्सेस जय महल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स केस में। अब नेक्स्ट केस आता है रिगार्डिंग 5 मिनट कार वॉश सर्विस लिमिटेड। रिगार्डिंग 5 मिनट कार वॉश सर्विस लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था आइए देखते हैं। पेटिशन फाउंडेड ऑन द ग्राउंड दैट द एमडी हैज़ बीन अनवाइज, इनएफिशिएंट एंड केयरलेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ कुड नॉट सक्सीड। इस केस में दो चीज़ें डिसाइड हुई। पहला कि अगर छोटे मोटे मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल्स है जैसे कि एमडी हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इनके पार्ट पे अगर कोई छोटा मोटा एक्ट है या फिर कोई अनवाइज एक्ट है या फिर नेग्लिजेंटली अगर उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको मतलब ऑपरेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। तो इसमें पहली चीज़ यही डिसाइड हुई थी रिगार्डिंग 5 मिनट कार वॉश लिमिटेड में कि जो छोटे मोटे केसेस होंगे मतलब कि अनवाइज एक्ट होगा या फिर स्मॉल नेग्लिजेंस होगा, स्मॉल नेग्लिजेंस और अनवाइज एक्ट विल नॉट ट्रीटेड एज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो पहली चीज़ इसमें ये डिसाइड हुई थी। और जो सेकंड चीज़ इसमें डिसाइड हुई थी वो ये थी कि इवन मेजॉरिटी कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट माइनॉरिटी। सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही राइट नहीं मिले हैं लॉ में कि मतलब वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दें। ऐसा जो राइट है वो मेजॉरिटी को भी बराबर राइट मिला है कि वो भी अगर कंपनी को लगता है ऐसा कि माइनॉरिटी के कुछ एक्ट्स से कंपनी के लिए मतलब वो एक्ट डेट्रीमेंटल हैं तो मेजॉरिटी भी सूट ब्रिंग कर सकते हैं। तो अ रिलीफ अंडर द सेक्शन वाज अलाउड टू अ मेजॉरिटी ग्रुप ऑल्सो। और ये डिसाइड हुआ था रिगार्डिंग सिंधरी आयरन फाउंड्री लिमिटेड केस में। इस केस में क्या हुआ था, मेजॉरिटी कैन ऑल्सो ब्रिंग सूट अगेंस्ट माइनॉरिटी इफ़ द एक्ट वाज मिसलीडिंग, रॉन्गफुल और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर माइनॉरिटी कोई ऐसा एक्ट करती है जो कि मिसलीडिंग है, रॉन्गफुल है या फिर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, मतलब कंपनी के लिए डेट्रीमेंटल है, तो मेजॉरिटी भी सूट ब्रिंग कर सकते हैं माइनॉरिटी के अगेंस्ट। तो इस केस में रिगार्डिंग 5 मिनट कार वॉश सर्विस लिमिटेड में हमें दो चीज़ मतलब जानने को मिली कि एमडी के पार्ट पे अगर कोई अनवाइज एक्ट है या फिर स्मॉल नेग्लिजेंस है तो उसको ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। और दूसरा हमने ये देखा कि मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी के अगेंस्ट पिटीशन लगा सकते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के, अगर उनके जो एक्ट है वो मिसलीडिंग, रॉन्गफुल और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हेमेंद्र प्रसाद बरुआ। टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हेमेंद्र प्रसाद बरुआ। सिंगल एक्ट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑपरेशन इफ इफेक्ट ऑफ सच एन एक्ट विल बी ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर एंड द मेंबर डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर ऑल टाइम टू कम इन फ्यूचर। ये केस कि जो इसके फैक्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने जो पीछे हमने केस पढ़ा था उसमें। तो टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हेमेंद्र प्रसाद बरुआ में भी सेम फैक्ट्स हैं कि सिंगल एक्ट है, अगर उसका इफेक्ट कंटिन्यूइंग नेचर का होगा और मेंबर्स के राइट्स डिप्राइव होंगे तो वो ऑपरेशन माना जाएगा। नेक्स्ट केस है राम शंकर प्रसाद वर्सेस सिंधु आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, पेटिशन फॉर ऑपरेशन वुड बी मेंटेनेबल इवन इफ इट वाज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ऑफ अ सिंगुलर कंडक्ट। अगर सिर्फ एक एक्ट हुआ है और वो जो उसका मतलब इफ़ेक्ट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहा हो, फिर भी उस केस में भी ऑपरेशन की पिटीशन लगा सकती है। तो पेटिशन फॉर ऑपरेशन वुड बी मेंटेनेबल इवन इफ़ इट वाज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन का भी हुआ हो और सिर्फ सिंगुलर कंडक्ट है, अगर सिंगुलर कंडक्ट है और शॉर्ट ड्यूरेशन का तो भी ऑपरेशन की पिटीशन लगाई जा सकती है। नेक्स्ट केस है भगीरथ अग्रवाला वर्सेस तारा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर सेट असाइड। तो इसमें दो डिसीजन हुए, पहला था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दोनों को सेट असाइड कर दिया गया, मतलब डायरेक्टर को रिमूव भी नहीं करा और जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स थे उसको भी सेट असाइड, जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर किए गए थे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। As they were done at a meeting which was convened without complying with the requirement of applicable section and also reflected an oppressive policy। तो इसमें जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को डिस्कार्ड इसलिए किया गया क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग जिस मीटिंग में वो डिस्कस हुए थे, एज दे वर डन एट अ मीटिंग, जो कि मीटिंग में डिस्कस हुए थे
वो कन्वीन हुई थी कैसे, लॉ को कंप्लाई ना करते हुए, मतलब लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया था उस मीटिंग ने, और उस मीटिंग में डिसीजन ले लिए गए, लेकिन जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया गया, और जो पॉलिसी थी मतलब जो डिसीजंस थे वो ऑपरेसिव थी, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट होता वो माइनॉरिटीज़ पे मतलब उल्टा इफेक्ट होता, मतलब गलत तरीके से उन पर इफेक्ट होता। तो इसलिए इन दोनों डिसीजंस को डिस्कार्ड किया गया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को। अलॉटमेंट मेड ओनली टू वन मेंबर विदाउट साइमल्टेनियस ऑफर टू अदर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को क्यों डिस्कार्ड किया गया था, क्योंकि अलॉटमेंट जो किया गया था वो ओनली टू वन मेंबर, सिर्फ एक मेंबर को ही किया गया था, विदाउट साइमल्टेनियस ऑफर टू अदर ऑन प्रो राटा बेसिस। क्योंकि जब शेयर्स ऑफर होते तो सबको ऑफर होनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक मेंबर को ऑफर हुए और अलॉटमेंट भी उसी को कर दिया गया, इसलिए इसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को डिस्कार्ड मतलब सेट असाइड कर दिया गया। अ सिंगल एक्ट ऑफ इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स कैन हैव अ कंटिन्यूअस इफेक्ट, इट कैन कॉन्स्टिट्यूट ऑपरेशन। क्योंकि इसका ऑल्दो ये सिंगल एक्ट है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और नियर फ्यूचर में सारे टाइम के लिए इसका इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। इसलिए इसमें जो कोर्ट था उसने ये चीज़ को सेट असाइड किया, मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को दोनों को सेट असाइड किया और डिसीजन को नहीं माना, मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को नहीं माना कोर्ट ने। सो देयर इज़ नो बार ऑफ लिमिटेशन इन सच अ केस, और ऐसे केसेस में कोई बार नहीं है, आप कभी भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अशोक कुमार ओसवाल वर्सेस पंचशेर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में ये डिसाइड हुआ कि देयर इज़ नो बार ऑफ लिमिटेशन इन सच अ केस। अगर कोई ऐसा केस होता है तो उसकी कोई बार नहीं है, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है उसके लिए, आप कभी भी पिटीशन लगा सकते हैं। अशोक कुमार ओसवाल वर्सेस पंचशेर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में ये डिसाइड हुआ था। अब दो केस लॉ एक साथ पढ़ेंगे हम। 17 है ठाकुर प्रेम सिंह वर्सेस ठाकुर होटल, और दूसरा रघुनाथ स्वरूप माथुर वर्सेस हर स्वरूप माथुर। इस केस में क्या था, पास्ट एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन विल नॉट एंटाइटल अ प्लेंटिफ टू सीक रेमेडी। जो पास्ट एक्ट ऑफ ऑपरेशन है, सपोज कोई एक्ट हुआ था 2 साल पहले 3 साल पहले और आपको आज याद आया, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आज लगा कि उनको पिटीशन फाइल करनी चाहिए पास्ट एक्ट्स के लिए, तो कोर्ट उस सूट को एंटाइटल मतलब उस सूट को एंटरटेन नहीं करेगी, और जो प्लेंटिफ है वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता इस केस में। तो पास्ट एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन विल नॉट एंटाइटल अ प्लेंटिफ टू सीक रेमेडी, तो पास्ट एक्ट में रेमेडी वो नहीं ले सकता। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको सारी केस लॉ समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।